गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का लेक्चर स्टार्ट करता है। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 3 का जो टॉपिक पे थे विल कंटिन्यू विद दैट सेम टॉपिक इटसेल्फ। आई होप यू ऑल रिमेंबर लास्ट टाइम हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लाइसेंस एंड लाइसेंसिंग अग्रीमेंट वो टॉपिक डिस्कस किया था। तो सेम फ्रॉम द सेम टॉपिक विल कंटिन्यू नाउ ऑनवर्ड्स। सो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन। Okay, so as you can see, we have topic number 5.7, which basically talks about license of copyright. So we are already done discussing about what we mean by a license and copyright के ऊपर वो license कैसे apply होगा. We only supposed to remember this section 30 of this part. So we supposed to remember section 30 from Copyright Act 1957, जहाँ पे this section 30 basically provides or allows the owner of copyright in an existing work, as you can see, कि यहाँ पे one can assign a license to his intellectual property. इसको हम लोग intellectual property बोलेंगे. So we are already done discussing about this thing. आप सिर्फ एक बार पढ़ लेना. So यहाँ पे आपको दिया हुआ है section 30. सेक्शन 30 जो है विच बेसिकली अलाउज पीपल टू प्रोवाइड अ लाइसेंस. सो यहाँ पे एज यू कैन सी क्या बोला है, सेक्शन 30 अलाउज द ओनर ऑफ अ कॉपीराइट. मतलब अगर मेरा कोई सॉन्ग मूवी कुछ भी है तो एग्जिस्टिंग वर्क मैं ओनर हूं अगर, बराबर है. सो मैं उसके वो जो मेरा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको मैं और किसी पर्सन को आगे प्रोवाइड कर सकता हूं. And license related to future work shall take effect only when the work comes into existence. कोई एक सॉन्ग या मूवी मैंने अभी बनाया है, so उसके ऊपर I can apply a copyright. But अगर कोई एक intellectual property जो अभी तक existence में नहीं आया, for example I don't have a movie जिसका स्क्रिप्ट मेरे पास है but that movie is still not ready, तो वो मूवी के ऊपर मैं अभी से कॉपीराइट डिमांड नहीं कर सकता. कॉपीराइट डिमांड कब होगा, जब वो मूवी बनेगा. So we can assign or any person can assign a rights to some other person उसके कॉपीराइट यूज करने के, उसका जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके राइट्स आप किसी को असाइन कर सकते हैं, बट ओनली जब वो बन जाएगा. आई कैन नॉट से कि अभी से आगे के 10 सॉन्ग जो भी मेरे बनेंगे उसकी कॉपीराइट जो है वो मैं अभी से अपने नाम पे ले रहा हूँ और उसको मैं आगे किसी और को पास ऑन करूंगा. तो वो आप पर्सनली एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर आपको एक सिंगर या म्यूजिक कंपोजर से आप अग्रीमेंट कर सकते हो कि फ्यूचर के जो भी वर्क्स रहेंगे फॉर 1 ईयर वो जो भी वर्क बनाएगा उसके राइट्स हम लोग के पास रहेंगे. दैट्स डिफरेंट. लेकिन कॉपीराइट तभी आएगा उसमें जब आप वो एग्जिस्टेंस में आएंगे वो सॉन्ग्स, ओके, तभी उसके ऊपर कॉपीराइट अप्लाई होंगे. सो एज यू कैन सी लाइसेंस इज mere a permission to leave to do something which would otherwise be unlawful. तो अगर मैं लाइसेंस है मेरे पास then I can use that song in my movie, I can reuse that song, I can apply some other I can use it in my movie, I can use it for my movies advertisement. हर एक जगह पे I can use it as per the terms condition which is provided under the licensing agreement. So licensing agreement में जो terms condition provided है based on that I can use this. बराबर है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे IT सेक्टर लाइसेंस आर वाइडली यूज्ड most probably for computer softwares and end user consumer purchase only licensed software. इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उसका एक कॉपी यूज करने का मेरे पास लाइसेंस है, बराबर है. अगर मैं कोई एक सॉफ्टवेयर परचेस करता हूँ, इट डजंट मीन्स आई बिकेम द ओनर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर. सो दैट इज द डिफरेंस. देन सेम वे यहाँ पे आपको दिया है सेक्शन 52. अब वी हैव सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 एंड उसका क्लॉज AA है, कॉपीराइट एक्ट. अब देखो यहाँ पे ना आपको कहीं कहीं पे कोई वर्ड्स मिलेंगे, इतना आपको डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है. हम लोग जो मेन कॉपीराइट याद रखते हैं 1957 ही याद रखता है. तो यू कैन जस्ट सिंपली राइट सेक्शन 52 कॉपीराइट एक्ट 1957 सम एक्सेप्शंस टू कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट. मतलब कभी हम लोग कोई एक चीज को कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट कंसिडर नहीं करेंगे. द मेकिंग ऑफ कॉपी और अडॉप्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम बाय द लॉफुल
possessor or a copy of such computer program from such copy. तो आप देखो कि अगर मेरे पास परमिशन है और मेरे पास लाइसेंस है उसका, एंड बेस्ड ऑन दैट लाइसेंस या बेस्ड ऑन दैट अग्रीमेंट अगर मैं उसकी कॉपीज बनाता तो ऑफ कोर्स वो तो नहीं कंसिडर होगा कॉपीराइट वायलेशन. वही है, बैकअप के लिए अगर हम लोगों ने बनाया हुआ है तो उसको भी हम लोग कॉपीराइट वायलेशन कंसिडर नहीं करेंगे. लाइक आई हैव परचेज्ड वन सॉफ्टवेयर which will handle database on my server. Now at same point of time I am also creating a backup server. तो ऑफ कोर्स वो सेम सॉफ्टवेयर जो है वो बैकअप सर्वर पे भी जाएगा. तो अगर मैंने बैकअप बना के रखा हुआ है मेरे सॉफ्टवेयर का, डेटाबेस का, जो भी बाकी चीजें है, तो वो टाइम पे बैकअप मतलब कोई एक प्रॉब्लम हो गया, लॉस होने के लॉस से बचने के लिए हम लोग वहां पे बैकअप क्रिएट कर रहे हैं. सो दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉपीराइट वायलेशन. देन कॉपीराइट के टर्म्स कंडीशन क्या रहेंगे, बहुत सिंपल दिया हुआ है आपको. अब देखो यहाँ पे है ना, वी आर डिस्कसिंग दिस कॉपीराइट टॉपिक इन वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर. मतलब वहां पे हम लोगों ने ये नहीं देखा है कि कॉपीराइट के अंदर हम लोग के डिफरेंट चैप्टर्स है, वो चैप्टर्स वापस अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, एंड इन दोज चैप्टर्स अगेन वी हैव डिफरेंट सेक्शंस. सो ऐसा कुछ हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है. तो आपको जहां जहां पे भी अगर ऐसा कुछ चैप्टर लिखा हुआ मिलेगा, we can just simply remember कि okay we have chapter 5 in copyright act. बाकी chapter 1 to 4 क्या है, we don't care. 5 के आगे कौन से दूसरे चैप्टर्स है वो भी हम लोग को काम का नहीं है, बिकॉज हम लोग को बहुत शॉर्ट में we supposed to finish this topic, so we don't require this. So as you can see we have section 22 of copyright act. copyright shall subsist in मतलब यहाँ पे क्या बोला है, copyright जो है it also applies on ड्रामा, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क, पेंटिंग्स है, कोई नॉवल लिखा हुआ है, कोई ड्रामा है, कोई एक म्यूजिकल शो है, तो वो हर एक के ऊपर जो है वो कॉपीराइट्स अप्लाई होंगे. और कॉपीराइट्स जो है वो कब से अप्लाई होंगे, जो भी ये नॉवल, ड्रामा, मूवी, कोई पेंटिंग या कोई म्यूजिकल शो या कोई म्यूजिक या एल्बम या सॉन्ग पब्लिश होने के साथ में, जो दिन वो पब्लिश हुआ तब से लेके एज यू कैन सी within the lifetime of the author until 60 years from the beginning of calendar year. ठीक है, तो मतलब आप देखो कि ऑथर जब तक जिंदा है उसके बाद में और 50-60 साल उसके जो बच्चे रहेंगे जिनको उसका प्रॉपर्टी मिला हुआ है उनको वापस मिलेगा. तो वो 4 सेक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं. अब ये आपको याद रखना है, सेक्शन 25, सेक्शन 26, सेक्शन 27. सेक्शन 25 अगेन यही बोल रहा है इन केस ऑफ फोटोग्राफ कितने साल तक किसके पास राइट्स रहेंगे वो बता रहा है. सेक्शन 26 अगर मूवी है तो वो टाइम पे जो जिसने मूवी बनाया वो और उसके बाद में उसके बच्चों के पास कितने साल तक उसके कॉपीराइट्स रहेंगे वो बता रहा है. एंड सेक्शन 27 साउंड रिकॉर्डिंग्स जो होता है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूजिक्स. तो कोई सॉन्ग है, कोई एक म्यूजिक कॉन्सर्ट है, तो वहां पे किसी ने अगर अपना कोई एक न्यू कंपोजिशन बनाया हुआ है या ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया हुआ है, सो वो क्या हो गया, दैट इज द साउंड रिकॉर्डिंग. तो साउंड रिकॉर्डिंग में व्हाट आर द टर्म्स कंडीशन एंड उसके राइट्स कब तक रहेंगे, दैट इज व्हाट गिवन हियर. रिस्पेक्ट फॉर फॉरेन वर्क्स ऑफ कोर्स व्हिच इज वेरी मच रिक्वायर्ड. आपने बहुत बार देखा रहेगा कि वी हैव many movies, Bollywood movies let's suppose, जहाँ पे अगर आप देखेंगे कि simply कहीं ना कहीं हॉलीवुड के डायरेक्ट कॉपीज बन जाता है. तो फॉरेन वर्क जो है उसको यहाँ पे इतने इजीली एक्सप्लॉइट ना हो, इसके लिए वी सपोज टू अप्लाई सम और द अदर रूल्स. सो एज यू कैन सी वी हैव सेक्शन 40 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूइंग अ ऑर्डर. ठीक है, सो कॉपीराइट एक्ट का सेक्शन 40 है, बेस्ड ऑन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इशू अ ऑर्डर. दैट इंटरनेशनल कॉपीराइट ऑर्डर जो है वो यहाँ पे अप्लाई हुआ. नेक्स्ट थिंग, अब जो कॉपीराइट एक्ट जो बना था इन द ईयर 1957, इट वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट उसके बाद में हम लोगों ने WTO अग्रीमेंट साइन किया है. ठीक है, अब ये WTO अग्रीमेंट जो है दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव साइंड इन 1995. मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, आपको पता चल जाएगा. So just one. So as you can see, we have WTO agreement. Okay. अब इसके पहले एक अग्रीमेंट था, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो 1958 में अराउंड
1958 नहीं, 1945 के बाद में बना था. मतलब इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस GATT. सो 1945 टू 1950 के बीच में ये एग्जिस्टेंस में आता है, अप्रोक्स ये टाइम लाइन है इसका. तो ये क्या था, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. टैरिफ समझते हैं, जब अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट एक कंट्री अपने प्रोडक्ट्स कोई अगर दूसरे कंट्री में बेचता है तो उसके ऊपर वो टैरिफ अप्लाई करते हैं, टैक्सेस अप्लाई करते हैं, ड्यूटी अप्लाई करता है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी वी आर टॉकिंग अबाउट. तो पहले क्या होता था, जब अगर हम लोग यहाँ पे जब इंडिया को फ्रीडम मिल रहा है वो टाइम पे इंडिया इज टोटली अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग है ही नहीं, हम लोग हालत में ही नहीं है. सो हम लोग के जैसे बहुत सारे कंट्रीज थे जिनकी सेम हालत थी. सो जो डेवलप कंट्रीज थे, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज थे, USA, तो वो क्या करते थे, दे हैव देयर डोमिनेंस, दे हैव मनी पावर. तो बेस्ड ऑन विच वो क्या करेंगे कि अपने कंट्री से बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो ये अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री में भेजेंगे. वी कैन नॉट टेक मच ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट इट बिकॉज हम लोग इतने स्टेबल नहीं है, वी ऑलवेज नीड देम. तो उसका वो बेनिफिट लेते थे. एंड जो डेवलप या अंडर डेवलप कंट्रीज है उनको बहुत ज्यादा लॉस होता था. कैसे, वो अपने प्रोडक्ट जब सपोज अगर जैसे ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने प्रोडक्ट जब इंडिया में भेजते थे तो वो उसके ऊपर 0% ड्यूटी या टैक्सेस अप्लाई करते थे, टैरिफ कुछ भी नहीं रहता था उस पर. लेकिन जब अगर हम लोग भेजेंगे तो दे यूज टू अप्लाई हाई टैक्सेस ऑन इट. सो टैरिफ क्या होता है, जैसे समझो कि हम लोग यहाँ पे ऑरेंज ग्रो करते हैं, हम लोग यहाँ पे कपड़े भी बनाते हैं, फिर भी इम्पोर्टेड जो कुछ क्लोथ्स आते हैं उसके डिमांड होते हैं. लेकिन अब अगर आप इम्पोर्टेड कार्स, बाइक्स और क्लोथ्स ये सब अगर एक लिमिट से ज्यादा अगर इंडिया में अगर लाने लगे तो यहाँ के जो लोग हैं उनका बिजनेस तो बंद हो जाएगा पूरा. तो हम लोग टैरिफ अप्लाई करते हैं. कि हम लोगों ने क्या बोला कि सपोज अगर हम लोग नागपुर में ऑरेंज बनाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऑरेंज इंडिया में अगर भेजना है तो हम लोगों ने क्या बोला है कि ओके 1000 kg पर ईयर आप बेच सकते हो, लेकिन 1000 के ऊपर जो भी जाएगा उसके ऊपर हम लोग हायर टैरिफ अप्लाई करेंगे, हायर टैक्सेस अप्लाई करेंगे. ठीक है. सो मेनली फिजिकल प्रोडक्ट्स जो थे वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब इंटरनेशनल बिजनेस होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, ट्रेड होगा, बाइंग और सेलिंग ऑफ, तो वो टाइम पे एक सेम टैक्स अप्लाई होना चाहिए. अगर मैं इंग्लैंड में अपने प्रोडक्ट भेजता हूं तो भी सेम टैरिफ अप्लाई होना चाहिए, टैक्स अप्लाई होना चाहिए. और इंग्लैंड अगर अपने प्रोडक्ट इंडिया में भेजेगा तो भी सेम टैरिफ या टैक्स अप्लाई होना चाहिए. तो वो टाइम पे ये बना रहा. अब ये जो GATT है इसके अंदर आप अप्रोक्स समझ लो कि कुछ 18 या 28 सेक्टर्स कुछ तो कवर्ड थे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर. सो 18 टू कुछ 28 सेक्टर्स कवर्ड थे, दैट इज ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट्स. बट अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो है ये फिजिकल प्रोडक्ट में डील कर रहा था और उससे जो डेवलप कंट्रीज है उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे बिजनेसेस थे, उनके पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जो वो डेवलप कंट्रीज में सेल करने की ट्राई कर रहे थे. लेकिन ये अग्रीमेंट उनको अलाउ नहीं कर रहा था बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा लिमिटेशंस थे. बराबर है, फिजिकल प्रोडक्ट मेनली टेक्सटाइल और वो सब प्रोडक्ट्स ही यहाँ पे मेनली इन्वॉल्व थे. बिकॉज हम लोगों ने बनाया कभी है, बहुत अर्ली बनाया हुआ है, वो टाइम पे कोई ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स नहीं हुए थे. तो धीरे धीरे फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते अब कंट्रीज जो है वो WTO पे आते हैं. 1995 में इंडिया जो है वो WTO अग्रीमेंट साइन करता है और इसके अंदर मल्टीपल दूसरे दूसरे अग्रीमेंट्स बन जाते हैं. एंड ये जो GATT था वो एक पार्ट बन जाता है ऑफ WTO. So we have GATT agreement, General Agreement on Trade and Tariff. Then GATS, General Agreement on Trade and Services. यहाँ पे आप कॉल सेंटर की बात करोगे. So कॉल सेंटर्स अगर इंडिया में आ रहे हैं वो कैसे आएंगे, वो है. Then we have TRIPS agreement. This basically talks about intellectual properties like copyrights, ट्रेडमार्क, ठीक है, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स. उसके बाद में और जो बाकी टाइप्स हम लोगों ने पढ़े थे वो सारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे ट्रिप्स के अंदर आता है. ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको ट्रिप्स बोलते हैं. देन और भी है लेकिन ये 3 आपको याद रखना है. और यहाँ पे देन उसका डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म. तो दिस इज द मेन
मेन बॉडीज ऑफ WTO। तो WTO हम लोगों ने, इंडिया ने 1995 में साइन किया एंड 2005 में, फ्रॉम 2005 1 जनवरी 2005 से WTO के रूल्स अग्रीमेंट्स जो भी हम लोगों ने साइन किए थे वो आपको इंडिया में अप्लाई करने थे, इंटरनेशनल लेवल पे सब जगह पे वो अप्लाई होने थे। सो 1995 में हम लोगों ने WTO अग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि हम लोगों के कॉपीराइट एक्ट, इसको हम लोगों ने अमेंड किया है इन द ईयर 1999। ट्रेडमार्क एक्ट है, इसको हम लोगों ने 1997 या 98 में अमेंड किया है। अगेन पेटेंट है, इसको भी हम लोगों ने 99 या 98 में कहीं पे तो अमेंड किया है। देन सेम वे इंडस्ट्रियल डिजाइन है, ये हम लोगों ने बनाया। आईसी लेआउट डिजाइन एक्ट, आईसी लेआउट, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड चिप्स, आईसी लेआउट डिजाइन एक्ट। तो पहले हम लोग के पास ऐसा कोई एक्ट था ही नहीं। WTO साइन करने के बाद में हम लोगों ने इन द ईयर 2000 ये अग्रीमेंट भी लेके आए, ये एक्ट लेके आए, सॉरी। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट्स है जो आपने अमेंड किए। तो अब याद रखो कि WTO साइन करने के बाद में हम लोगों के जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी एक्ट थे, जो भी रूल्स थे इंडिया में, वो सारे अमेंड हुए आफ्टर द ईयर 1999, बिकॉज इंडिया साइन WTO अग्रीमेंट इन द ईयर 1999। यहाँ पे हम लोगों ने साइन किया, बराबर है, इंडिया ने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद में 10 साल का आपको टाइम मिला था ये WTO के जो भी रूल्स है, जो भी अग्रीमेंट्स है उसके अंदर ये सारे ट्रिप्स है, गेट है, GATS है, ये सब आपको अप्लाई करना है, तभी तो आप इंटरनेशनल लेवल पे बाकी कंट्रीज के साथ में स्मूथली काम कर पाएंगे। और आप देखो कि WTO अग्रीमेंट साइन करने के बाद में ही आपको पता चलता है कि इंडिया में फॉरेन से बहुत सारे कंट्रीज कंपनीज जो है वो इंडिया में आने लगे, ठीक है। तो इंडिया एक बहुत बड़ा हब बन गया। एंड ये GATT और WTO के बीच में, इफ यू रिमेंबर, 1991 में इंडिया ने LPG रिफॉर्म्स लिए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबर्टी अप्लाई करो, प्राइवेटाइजेशन पे फोकस करो, बिकॉज 1991 के पहले मोस्ट ऑफ कंपनीज जो थे वो गवर्नमेंट ओन्ड या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिपेंडेंट थे। जैसे आप देखो कि फोन कंपनीज अगर आप इंडिया में देखोगे 91 के पहले, तो यू विल फाइंड MTNL, BSNL। और वहां पे अगर आप लैंडलाइन के लिए कनेक्शन के लिए इफ यू रिक्वेस्ट, तो 5-6 महीना लगता था जस्ट टू गेट वन कनेक्शन, और बंद हो गया तो वापस वो लोग आने के, मतलब एकदम गवर्नमेंट जैसा जो काम ही चल रहा था। 91 के बाद में आपको यहाँ पे टाटा मिलता है, रिलायंस मिलता है, और कंपटीशन बढ़ जाता है। एंड आप देखो कि आज के टाइम पे BSNL, MTNL, दे हैव टू अपडेट देयर सर्विसेज एज पर द प्राइवेट सेक्टर्स आर डूइंग, अदरवाइज उनको कोई अलाव ही नहीं करेगा, उनको कोई पूछेगा ही नहीं। आज के टाइम पे वो दोनों बंद होना है, just because they are not enough compatible, or they are not in a position to compete with the private players like we have Vodafone, Jio, Airtel, etc etc, and hence इनका कंपनी बंद होना है। तो आप देखो कि आज के टाइम पे जो भी प्राइवेट कंपनीज है उसका एक मेन रीजन 1991 LPG रिफॉर्म्स है, और उसके बाद में 95 में WTO अग्रीमेंट साइन किया है। नाउ विल अगेन गो बैक टू आवर टॉपिक। सो यहाँ पे आपको देखो क्या मिला है, कॉपीराइट एक्ट सेक्शन 40 है। तो हम लोगों के पास कॉपीराइट एक्ट 1958 था, और उसके बाद में हम इंटरनेशनल कॉपीराइट ऑर्डर आया। उसके बाद में WTO अग्रीमेंट हम लोगों ने साइन किया, एंड बाद में हम लोगों ने कॉपीराइट एक्ट को अमेंड किया। सो यहाँ पे वी हैव सेक्शन 51, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कभी कंसिडर होगा वो बता रहा है। सो सबसे पहले क्या बता रहा है कि हम लोगों ने कॉपीराइट इन अ वर्क शेल बी डीम्ड टू बी इन्फ्रिंज्ड व्हेन एनी पर्सन विदाउट अ लाइसेंस। बहुत सिंपल है, आप अगर 2 व्हीलर चला रहे हो विदाउट लाइसेंस, क्राइम है। 4 व्हीलर चला रहे हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है, क्राइम है। तो एक्जैक्टली सेम वे, मैं कोई एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, मुझे उसका यूज करने का लाइसेंस नहीं है, दैट्स अ क्राइम, दैट्स कंसिडर्ड एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। वही सिंपल पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। सो व्हेन एनी पर्सन विदाउट अ लाइसेंस ग्रांट्स बाय ओनर ऑफ अ कॉपीराइट और रजिस्ट्रार ऑफ अ कॉपीराइट, तो आपके पास परमिशन नहीं था, लाइसेंस नहीं था, एंड यू ट्राई टू यूज इट, does anything the exclusive right to do which is by this act conferred upon the owner of the copyright। मतलब जो ओनर के पास राइट्स थे, ओनर ही जो कुछ काम कर सकता है, वो आपने बिना लाइसेंस के कर दिया। जैसे उठा के मार्केट में आप उसको बेच रहे हो और लोगों को, तो ये राइट्स किसके पास थे? ओनर के पास ही थे, आपके पास नहीं थे, लेकिन आप फिर भी वो सॉफ्टवेयर बांट रहे हो, लोगों को बेच रहे हो, देन आप उसमें से प्रॉफिट कमा रहे हैं। सेम वे व्हेन एनी पर्सन मेक्स फॉर सेल और हायर, वही है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, चलो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट आपके पास वो राइट्स नहीं थे। सो अगर मैं टॉरेंट पे डाल रहा हूं, मैं अगर टेलीग्राम पे अपलोड कर दे रहा हूं, तो वहां से थाउजेंड्स ऑफ पीपल कैन यूज इट, सो दैट इज अगेन नॉट अलाउड। डिस्ट्रीब्यूशन नॉट अलाउड,
ट्रेड उसका ऑफ कोर्स अलाउड नहीं है, आप पब्लिक में जाके उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते विदाउट द कॉपीराइट। सो यहाँ पे वही दिया है, एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द रिप्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क। लिटरेरी वर्क का मतलब क्या हो गया, कोई नॉवल या कोई बुक या वो कुछ आ गया। ड्रामेटिक वर्क तो हम लोग को पता है, ड्रामा हम लोग बोल रहे हैं, स्टेज शोज। देन म्यूजिकल वर्क है या आर्टिस्टिक वर्क है, पेंटिंग की बात होगी। तो ये कुछ भी अगर है तो वो टाइम पे ये इन्फ्रिंगिंग कंसिडर होगा अगर आपके पास उसके स्पेसिफिक राइट्स नहीं है और आप उसको डायरेक्टली अगर यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या बोला है, सेक्शन 52 ऑफ कॉपीराइट स्टेट सर्टेन एड्स विच डू नॉट constitute copyright infringement. Some of the important exceptions are as follows: a fair dealing with the literary or dramatic work, musical। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, प्राइवेट यूज इंक्लूडिंग फॉर अ रिसर्च। सो अगर प्राइवेट यूज कर रहे हैं हम लोग, जैसे अगर मैं आपके साथ कोई एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पज, और गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में अगर कोई एक सॉफ्टवेयर वहां पे डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए, तो वो टाइम पे वी कैन नॉट कंसिडर कि वो एक्चुअल में कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट हुआ है, बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं आगे उसको एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करें। हाँ, लेकिन अगर मैं प्राइवेट क्लासेस चला रहा हूँ, वहां पे मैं आपके पास से हायर फीस लेके वो सॉफ्टवेयर बिना परचेज किए हुए फ्री में आपको अगर बता रहा हूँ, देन दैट्स अ वायलेशन। तो वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है मेकिंग कॉपीज, वो भी क्राइम होगा। वही बेसिक पॉइंट्स है, नथिंग मच डिफरेंस। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पब्लिकेशन ऑफ सम कंपाइलेशन। आपको एक स्पीच किसी ने अगर डिलीवर किया था, अब देखो स्पीच के ऊपर कौन से टाइप के स्पीच के ऊपर राइट्स होंगे, कौन से टाइप के स्पीच के ऊपर राइट्स नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई चीफ मिनिस्टर, अगर वो कोई एक स्पीच दे रहे हैं पब्लिक को, अगर वो एड्रेस कर रहे हैं, जैसे कोरोना के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वैक्सीन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सो दैट टाइम दैट इज फॉर पब्लिक एड्रेसिंग। तो वो टाइम पे उसके ऊपर पीएम के राइट्स नहीं रहेंगे। पीएम कैन नॉट से कि विदाउट माय परमिशन न्यूज चैनल्स और एनी फेसबुक अकाउंट होल्डर और एनी ट्विटर अकाउंट होल्डर कैन नॉट यूज द सेम स्पीच एंड शेयर विथ देयर ओन पीपल। बराबर है। मेरे पास कोई एक प्राइवेट मैंने मोबाइल ऐप बनाया हुआ है न्यूज रिलेटेड, तो वहां पे मैं जो प्रेसिडेंट का स्पीच है या उसका वीडियो है वो वहां पे भी ऐड कर सकता हूं मैं। सो इट्स मेनली फॉर पब्लिक यूज। तो वो टाइम पे उसके ऊपर कॉपीराइट अप्लाई नहीं होंगे, वो ओपन रहेगा सबके लिए। लेकिन अगर मैंने अपने कोई रिसर्च पेपर्स है, मैंने कोई रिसर्च किया हुआ है और उसके बारे में मैं अगर कोई एक कॉन्फ्रेंस में जाके अगर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, स्पीच दे रहा हूँ मैं अपना, जिसको हम लोग पेपर रीडिंग बोलते हैं या पेपर प्रेजेंटेशन बोलते हैं, तो वो टाइम पे वो जो भी स्पीच रहेगा उसके ऊपर मेरे राइट्स रहेंगे। सो विदाउट माय परमिशन यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट और यू कैन नॉट पोस्ट इट ओवर एनी पब्लिक पोर्टल फॉर पब्लिक व्यूइंग। क्लियर है। सो वो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सिविल एंड क्रिमिनल रेमेडीज फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। अब देखो सिविल रेमेडीज का मतलब क्या है, छोटे मोटे झगड़े हो गए कॉपीराइट को लेके, डिस्प्यूट हो गए, पार्टनरशिप में डिस्प्यूट हो गए, तो वो टाइम पे वी कैन से कि वो जो भी है वो सिविल रेमेडीज है। क्रिमिनल मतलब आपने कोई एक मूवी का इतना बड़े लेवल पे पायरेसी किया, उसमें से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया और जो म्यूजिक मूवी के जो प्रोड्यूसर्स है उनको इतना ही बड़ा लॉस हो रहा है। सो वो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, दैट इज द वायलेशन। बराबर है। मतलब आपने वो क्रिमिनल एक्टिविटी कर दिया है, आपने किसी को बहुत बड़े लेवल तक हरेस कर दिया है, आपने किसी को जबरदस्ती किसी के पास से कोई कॉपीराइट परचेस किया मूवी का, आप बहुत बड़े लेवल पे पायरेसी कर रहे हो। जैसे आप देखो कि स्टार्टिंग में जब सीडी बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, तो आप कोई भी रेलवे स्टेशन के पास कहीं स्टेशन पे जाओ, बहुत सारे लोग सीडी के पूरे एक स्टॉल लेके बैठते थे, जहां पे आपको जो भी नया मूवी आएगा वो एक डीवीडी में 4-5 मूवी डाल के 50-100 रुपीज में वो सीडी बेचते थे। सो क्रिमिनल एक्टिविटी होगा, वो सिविल एक्टिविटी नहीं होगा। सो सिविल एक्टिविटी में सिविल रेमेडीज बेसिकली, अगर कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट अगर होता है तो सिविल केसेस में अगर हो रहा है, छोटे मोटे डिस्प्यूट है, पार्टनरशिप को लेके डिस्प्यूट है, जाने अनजाने में अगर किसी ने कॉपीराइट वायलेशन किया हुआ है, तो वैसे केसेस को वैसे जो कुछ इंसिडेंट रहेंगे उनको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, वो टाइम पे आपके पास क्या वेज रहेंगे जिससे आप खुद को बचा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉर सिविल रेमेडीज क्या बोला है आपको, डिफरेंट सिविल रेमेडीज अवेलेबल, इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन, पेक्यूनरी, देन एंटोन पिला ऑर्डर है, मेरवा इंजंक्शन है, नॉर्विच फार्माकल है। क्या क्या है वो समझते देखो। अब सबसे पहले आपके पास जो सिविल रेमेडीज है उसमें सबसे पहला क्या बोला है, इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन।
मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज ग्रांट ऑफ अ इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन इन मोस्ट केसेस एप्लीकेशन इज फाइल्ड फॉर, मतलब हर बार मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि आपका मोस्ट ऑफ जो कॉपीराइट वायलेशन होता है ना वो सिविल नेचर के रहता है, और उसमें क्या बोलेंगे कि मेरा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था इसने बिना मेरे परमिशन के यूज किया, उसका लाइसेंस परचेज नहीं किया, 2 लोगों को आगे और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मुझे कुछ लॉसेस हो गए, मैं कंपेंसेशन डिमांड कर रहा हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे वही है, रिलीफ फी डिमांड करेंगे कोई ना कोई, मुझे ये लॉस हुआ है, नाउ आई डिमांड कंपेंसेशन फॉर दोज लॉसेस। सो वो है, सो देयर आर 3 रिक्वायरमेंट फॉर दिस टू बी ग्रांट ऑफ इंटरलॉक्यूटरी। फर्स्टली प्राइमा फेशिया केस, मतलब मैंने देखा है, मैं और मैं खुद ओनर हूं और मैंने देखा हुआ है और मैं लेके आ रहा हूं केस सामने, और जिसने किया हुआ है वो भी मेरे सामने ही है। सेकेंड, देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, मतलब आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे इन्फ्रिंगमेंट हुआ है, एक्चुअल में डायरेक्ट कहीं पे पता नहीं चल रहा है। एंड थर्ड में क्या है, आपको इतना बड़ा लॉस हो गया कि जिसको हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो टाइम पे तो अच्छा खासा कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटा सा कुछ लॉस है, इतना बड़ा लॉस नहीं है। सेकेंड में कहीं ना कहीं आप कंपेंसेशन जो है वो बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि थिएटर में कोई मूवी आया और आप वो जो मूवी है उसको आपने कहीं पे अपने प्राइवेट चैनल पे ब्रॉडकास्ट किया है, बराबर है, या फिर आपने उसका पायरेटेड कॉपी बना, लेकिन अभी भी थिएटर में मूवी चली रहा है, तो वो उतना बड़ा लॉस नहीं हो रहा है मूवी इंडस्ट्री को। लेकिन वो अगर आपके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, तो विल ट्राई टू कन्विंस कि ओके यहां तक हम लोग कंपेंसेशन पे करते हैं, पूरा नहीं कर पाएंगे। पिक्यूनरी रेमेडीज में क्या बोला है, फर्स्ट एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब आपको कितना प्रॉफिट हुआ है वो देखेंगे, ओनर को कितना लॉस हुआ है वो देखेंगे, कितने अमाउंट का टोटल हम लोग लॉफुल कंडक्ट आपका बिजनेस हुआ है वो देखेंगे, और उसके हिसाब से विल डिमांड अ कंपेंसेशन फ्रॉम यू, बराबर है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जो टोटल, अगर आपने कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट नहीं किया रहता था, मूवी पायरेसी नहीं किया रहता था, तो मुझे जो मूवी में प्रॉफिट होने वाला था वो सपोज 100 करोड़ का है, और आपने वो मूवी पायरेसी करके अपने केबल टेलीविजन पे वो मूवी बता के सपोज यू अर्न 10 करोड़ रुपीज, सो 10 करोड़ प्लस जो भी मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ, बाकी जो मनी वेस्ट हुआ, तो सपोज आई विल से कि 10.5 करोड़ यू विल पे मी एज अ कंपेंसेशन, वो हो गया। देन थर्ड क्या बोला है, एंटोन पिला ऑर्डर, क्या बोला है यहाँ पे, द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एंटोन पिला। फर्स्ट, इंजंक्शन रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग और इन्फ्रिंगिंग गुड्स, मतलब सबसे पहले तो जाके जिसने ये पायरेसी किया हुआ है उसको जाके पहले पकड़ो, सो दैट वो अपने अगेंस्ट के जो प्रूफ है वो डिस्ट्रॉय ना कर दे, बराबर है। उसके बाद में क्या करेंगे, परमिटिंग द प्लेंटिव लॉयर टू सर्च द डिफेंडेंट प्रीमाइसेस, बराबर है। सबसे पहले आप डिफेंडेंट को पकड़ लो, या उसके जो प्रूफ एविडेंसेस है वो आपको कहीं ना कहीं सिक्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफेंडेंट को पकड़ना है। बाद में जाके आप क्या करेंगे, उसका जो प्लेस है, प्रीमाइसेस है, उसका ऑफिस, घर, जहां पे भी उसने मल्टीपल कॉपीज बनाए थे, जो कंप्यूटर से बनाए थे, उसको हम लोग सीज करेंगे, बराबर है। एंड उसके बाद में अगर वो एक मेन पर्सन नहीं है तो हम लोग दिस एंटोन पिलर के बेस के ऊपर विल आस्क दैट पर्सन की ओके मेनली आपको ये सारे सीडीज या ये कॉपीराइटेड मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसका नाम दो। देन मेरेवा इंजंक्शन जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन कोर्ट बिलीव्स दैट द डिफेंडेंट इज ट्राइंग टू डिले, जैसे आप समझ लो कि जानबूझ के जिसके ऊपर केस हुआ है वो यूएस में जाके बैठा है, यूके में जाके बैठा है, या फिर वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि मेरा ये दूसरा कोई केस चल रहा है, या मेरे XYZ कोई अपॉइंटमेंट्स है, या फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा हूँ, मेरा ऑपरेशन है। सो अगर कोर्ट को लग रहा है कहीं ना कहीं जो मेन जो पर्सन है जिसके ऊपर केस हुआ है वो जानबूझ के कहीं ना कहीं अगर केस को डिले कर रहा है, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहा है, सो वो टाइम पे कोर्ट जो है, कोर्ट हैज द पावर टू डायरेक्ट अ प्लेस होल और पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी अंडर द डिस्पोजल, बराबर है। कि अगर उनको लगता है कि हाँ ये जो भी कुछ बोल रहा है वो करेक्ट है ना, तो वो टाइम पे वो अपने साइड से ऑर्डर देंगे वो पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, कस्टडी में लेने के लिए, उसका प्रॉपर्टी सर्च और सीज करने के लिए। थर्ड, नॉर्वेज है। नॉर्वेज में क्या बोला है, पास्ड व्हेन इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी डिस्कवर्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, जैसे कोई एक XYZ थर्ड पर्सन ने आके बोला कि ओके ये XYZ प्लेस के ऊपर ये कुछ सॉफ्टवेयर है जिसका पायरेसी हो रहा है, या फिर वहां पे जो एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर है, लेट्स सपोज कोई अगर कॉलेज से कोई एक स्टूडेंट अगर जाके इन्फॉर्म कर रहा है कि कॉलेज आस्क फॉर अ कंप्यूटर लैब फी, एंड व्हेन वी गो टू कंप्यूटर लैब, तो वहां पे मोस्ट ऑफ जो सॉफ्टवेयर है वो सारे सॉफ्टवेयर जेन्यून नहीं है, लाइसेंस्ड वर्जन नहीं है उसके, सो वो टाइम पे ये होगा। क्रिमिनल रेमेडीज, क्रिमिनल मतलब आपने एक क्राइम ही कर दिया है,
आप जैसे पाकिस्तान से इंडियन मूवीज सीरीज के सॉफ्टवेयर के पायरेसी होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे ये बिजनेस चलता है, ठीक है। सो ये टोटली इनलीगल बिजनेस हो गया, टोटली इनलीगल। तो वो टाइम पे इम्प्रिजनमेंट जो होगा वो 3 इयर्स होगा, मिनिमम 6 महीने से मैक्सिमम अब 3 साल तक का जेल होगा आपका। एंड उसके आगे लॉसेस जो होता है वो कितना बोला है, जो फाइन अगर होगा वो मिनिमम 50,000 से मैक्सिमम 2 लाख तक का होगा। एंड वी हैव राइट्स टू सर्च एंड सीज एनी प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो अगर हम लोग को मिलता है। डिलीवरी ऑफ इन्फ्रिंजिंग गुड्स टू अ कॉपीराइट ओनर, जिसका है उसको वापस दे दो। जैसे अगर हम लोग को बहुत बड़े लेवल पे पायरेटेड सीडी मिले हुआ है तो हम लोग वो सीडी को कलेक्ट करके वापस जो ओनर है, जो मेन पर्सन है, जिस जो प्रोड्यूसर है वो मूवी का, उसको हम लोग वो सारे कॉपीज हैंड ओवर कर देंगे। देन यहाँ पे आपको क्या बोला है, अब देखो आपके पास कभी हम लोग कौन से टाइप की क्राइम को हम लोग बेलेबल ऑफेंस कंसिडर करेंगे और कभी नॉन बेलेबल कंसिडर करेंगे, बराबर है। सो एज यू कैन सी कि इफ ऑफेंस, अब क्रिमिनल ऑफेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब पूरा जिंदगी जेल में रहना है, और 7 साल से ज्यादा जेल हुआ है, आपको याद रखो 7 साल से ज्यादा जेल हुआ है, या डायरेक्ट डेथ पेनल्टी मिला हुआ है आपको, या फिर आपको जो सजा मिला है, जेल का पनिशमेंट मिला है वो लाइफ टाइम के लिए, तो ये तीनों केस में नॉन बेलेबल ऑफेंस कंसिडर करेंगे। दिस इज द कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज नॉन बेलेबल। हम लोगों ने स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल डिफरेंस क्या होता है। देन ऑफेंस में अगर हम लोग बोलेंगे कि 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम सजा हुआ है, स्टिल दैट क्राइम इज कंसिडर्ड एज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। Only if the punishment is less than 3 years. If punishment is less than 3 years, then that crime is only considered as non-cognizable and a bailable offense. So एक सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप बहुत सिंपल है ये। देन कॉपीराइट प्रोटेक्शन ऑफ ओवर इंटरनेट। अब ये हम लोगों को सबको पता है, इंटरनेट के ऊपर कॉपीराइट प्रोटेक्शन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज सेक्शन 43, क्योंकि आप कोई मूवी सॉफ्टवेयर कुछ भी डालो, एक बार अगर वो ऑनलाइन गया उसके बाद में उसको डाउन लाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो फॉर दैट वी हैव सेक्शन 43। तो ये सेक्शन 43 क्या बोल रहा है, लाइबिलिटी, मतलब अगर आपने मेरा सॉफ्टवेयर का पायरेसी किया हुआ है बहुत बड़े लेवल पे, तो वो टाइम पे आई कैन आस्क फॉर कंपेंसेशन अप टू 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ या उससे कम कंपेंसेशन अगर है, देन आई विल फाइल अ केस बेस्ड ऑन सेक्शन 43B। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, किसके किसके ऊपर ये सेक्शन 43B अप्लाई होगा, पर्सन हु डाउनलोड्स द मटेरियल अनलॉफुली, आपके पास राइट्स नहीं थे, स्टिल यू हैव डाउनलोडेड। कंपेंसेशन इज पेएबल टू द अफेक्टेड पर्सन, जिसका वो प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। Now regarding of the violation, IT Act provides adjudication and appellate mechanism. Appellate मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया, जहां पे आपका 2-3 महीना मैक्सिमम 6 महीने के अंदर डिसीजन आ जाएगा। सो वी रिक्वायर डिसीजन टू बी फास्टर। जैसे कोई एक मूवी है, न्यू मूवी रिलीज हुआ और उसके ऊपर अगर केस चालू हो गया, तो अगर आप वो केस को सॉल्व करने में अगर 3-4 साल लगा देंगे, वो मूवी पुराना हो गया, खत्म हो गया, बाद में अगर आप उसको थिएटर में रिलीज भी करेंगे, देन पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दोज मूवीज। अब तक का हिस्ट्री रहा है, बहुत सारे मूवीज अगर आप देखेंगे बॉलीवुड के, जो आते आते बहुत ज्यादा डिले हो गए, तो थिएटर में आने के बाद भी वो फ्लॉपी हो गया। एनी मटेरियल क्रिएटेड फर्स्ट exists the copyright protection takes place for a materially expressed in any form। any form का मतलब है मोबाइल में है, वो सीडी में है, पेन ड्राइव में है, मेमोरी कार्ड में है, कोई भी फॉर्म में कॉपीराइट रहेगा। so there is a misconception that there is a need to display a notice of copyright। ऐसा जरूरी नहीं है। कोई एक वेबसाइट अगर बोलता है कि कॉपीराइट बिलोंग्स टू दिस XYZ कंपनी, तभी उसके ऊपर कॉपीराइट अप्लाई होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। विदाउट डिस्प्लेइंग सच नोटिस स्टिल कॉपीराइट बाय डिफॉल्ट होती है। डिस्क्लेमर आर सीन ऑन मेनी वेबसाइट्स, बराबर है। इफ दे अवॉइड द लाइबिलिटी अंडर द लॉ बाय डिस्प्लेइंग द डिस्क्लेमर ऑन द वेबसाइट क्रिएटर ऑफ द सेम स्टेट दैट ही हैज टू क्लेम और नो क्लेम एज द कॉपीराइट इन द वर्क। जैसे अगर आप समझो कि मैं आपके साथ मेरा कोई वेबसाइट में बना रहा हूं एंड आई एम शेयरिंग सम नोट्स एंड वीडियोस विथ यू, और वो जो वीडियोस है, दोज वीडियोस या दोज नोट्स डज नॉट बिलोंग टू मी, तो वो टाइम पे आई जस्ट पुट अप अ डिस्क्लेमर स्टेटिंग की द मटेरियल और अ वीडियो which are displayed or which are updated in the playlist that does not belong to me. I don't claim any copyright on those work. It is only here for a educational purpose. That's what I can say.
बराबर है। मतलब अगर YouTube से अगर मैंने वीडियो उठाया तो मैं क्या करूंगा, वो जो YouTube का जो लिंक है वो मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा। YouTube का वीडियो का लिंक मैं अपने प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। सो एज सून एज यू क्लिक ऑन दैट लिंक, या तो YouTube का जो API के थ्रू वो YouTube का वीडियो जो वेबसाइट है उसी पे एक विंडो पे चालू हो जाएगा, या फिर आई कैन ऑल्सो डायरेक्टली ड्रैग यू ऑन अ वेबसाइट, जहां पे भी चाहिए वी कैन वर्क विद दैट। सो ये डिस्क्लेमर भी जरूरी रहता है। सो वो आपको दिया हुआ है पॉइंट। देन वी हैव डाउनलोडिंग और फॉर व्यूइंग कंटेंट ऑन द इंटरनेट, हाइपरलिंकिंग। क्या पॉइंट्स रहेंगे? सो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपने हाइपरलिंक किया। हाइपरलिंक मतलब बहुत सिंपल है, जैसे अगर मैं सर्च इंजन पे जा रहा हूँ, लेट्स सपोज इफ आई गो टू गूगल, ठीक है, आई एम एट गूगल राइट नाउ। देखो आई एम गोइंग टू गूगल। अब यहाँ पे गूगल पे जाके इफ आई सर्च एनीथिंग, या फिर इफ आई गो टू मेक माई ट्रिप, ठीक है। अब मेक माई ट्रिप पे अगर मैं जा रहा हूं यहाँ पे, इफ आई ट्राई टू बुक एनी टूर फॉर मी, सो जैसे मैंने यहाँ से सर्च किया, ओके, एंड वी हैव लिस्ट ऑफ मल्टीपल फ्लाइट्स अवेलेबल। सेम वे ऑन गूगल आई हैव सर्च समथिंग, जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ट्रिप टू गोवा, सो अब देखो यहाँ पे जब मैं ट्रिप टू गोवा लिखा, सो देर आर मल्टीपल, स्टार्टिंग में तो एडवर्टाइजमेंट्स आ गए, booking.com का एडवर्टाइजमेंट है, देन यहाँ पे ये दूसरा एक एडवर्टाइजमेंट है, दिस इज थर्ड एडवर्टाइजमेंट, एंड फ्रॉम फोर्थ लिंक ऑनवर्ड्स आपके जो एक्चुअल लिंक है, जो ट्रैवल एजेंसीज है उनके वेबसाइट्स यहाँ से लिस्ट हो रहे हैं, जिन्होंने उनको एसईओ किया हुआ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई किया हुआ है। सो एज यू कैन सी गोवा टूर पैकेज, देन गोवा टूर पैकेज, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, सबसे आपको मिलेगा, है ना। देन सेम वे आपको और भी बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगे। सो अब व्हाट आई एम सेइंग कि अगर गूगल यहाँ पे आपको अगर यात्रा.com, मेकमाईट्रिप.com इनके लिंक्स प्रोवाइड कर रहा है, ये हाइपर लिंकिंग हो गया। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा इट विल रीडायरेक्ट मी ऑन मेक माई ट्रिप, बराबर है। जैसे यहाँ पे देखो, जब मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने मुझे कहाँ पे रीडायरेक्ट किया, ऑन मेक माई ट्रिप, एंड यहाँ से आई कैन सिलेक्ट माई पैकेज एंड आई कैन जस्ट पे टू देम। सो क्या हो रहा है बेसिकली, गूगल से पीपल आर रिडायरेक्टेड टू दिस वेबसाइट। नाउ मेक माई ट्रिप कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट गूगल स्टेटिंग गूगल वायलेटिंग कॉपीराइट, बिकॉज वो अपने वेबसाइट पे अपना जो ये वेब पेज है उसके ऊपर हम लोगों का वेबसाइट बता रहा है, या हम लोग के कुछ कंटेंट बता रहा है। So same thing is going on here as well. Downloading content from internet is violation of copyright or not is the topic for a controversy. यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पे केस दिया हुआ है, देखो अरिबा सॉफ्टकोर है एंड कैली है। सो प्लेंटिफ कौन है? कैली है, मतलब इसने केस फाइल किया किसके ऊपर? अरिबा सॉफ्टकोर कॉर्पोरेशन पे। नाउ यहाँ पे आपको क्या बोला है, समवेयर लोकेटेड ऑन आवर वेबसाइट, मतलब जैसे हम लोग गूगल सर्च इंजन पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो ये सेम सर्च इंजन टाइप है। तो अगर गूगल सर्च इंजन पे अगर मैं जा रहा हूँ, इफ आई गो टू पिक्चर्स और इमेजेस, तो जब मैं इमेजेस पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो आपको मेक माई ट्रिप के भी इमेजेस मिलेंगे, गोवा टूर के इमेजेस मिलेंगे। तो दिस ऑल इमेजेस आर कमिंग सम और द अदर वे फ्रॉम सम और द अदर वेबसाइट्स। तो दिस वेबसाइट्स कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट गूगल। व्हाई? बिकॉज अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा और इफ आई क्लिक हियर, बराबर है, इफ आई क्लिक हियर, सो आप देखो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस फोटो, ये मुझे अगेन ओरिजिनल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा। गेटिंग? सो यहाँ पे देखो आपको अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। यू कैन सर्च फॉर लोगो, यू कैन सर्च फॉर पैकेजेस, हॉलीडेज, ट्रेन, रोड, स्कूल, एडवेंचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी कैन सर्च फॉर एनी सच थिंग्स, है ना। सो यहाँ पे जब अगर मैं कोई एक टूर अगर टूर या कोई पैकेज अगर सर्च कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे द पीपल जिनके यहाँ पे इमेजेस आ रहे हैं, जिनके यहाँ पे लोगो आ रहे हैं, दे कैन नॉट फाइल केस ऑन गूगल, बिकॉज गूगल इज जस्ट हाइपरलिंकिंग दिस इमेजेस। और जैसे आप ये इमेज पे क्लिक करेंगे, आप वापस जब ये इमेज पे क्लिक करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू टू द ओरिजिनल वेबसाइट। सेम थिंग इज गोज हियर एज वेल। तो वही आपका यहाँ पे केस है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, थंबनेल इज फेयर यूज बट डिस्प्ले ऑफ अ लार्ज इमेज विद इन इट्स वेब पेज इज वायलेशन ऑफ ऑथर्स एक्सक्लूसिव राइट टू पब्लिकली डिस्प्ले इज वर्क, बराबर है। सो यहाँ पे गूगल क्या कर रहा है, कोई एक जो भी वेबसाइट है उनके इमेजेस यहाँ पे ला रहा है, उसको एक रिस्ट्रिक्टेड साइज में बता रहा है। इससे बड़ा साइज का अगर आपको इमेज देखना है, यू क्लिक ऑन दिस इमेज, इट विल रीडायरेक्ट यू टू द ओरिजिनल वेबसाइट, और वहां पे जाके आप वो इमेज को अपने ओरिजिनल साइज में देखो, बड़ा छोटा जो भी है वो, एंड वहां पे अगेन आप उसके बाकी डिटेलिंग भी देख सकते हैं। सो हेंस गूगल इज नॉट वायलेटिंग कॉपीराइट।
देन लिंकिंग बहुत सिंपल है। लिंकिंग का मतलब क्या होगा? सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको एक बेसिक पॉइंट दिया हुआ है, सरफेस लिंकिंग एंड डीप लिंकिंग। सरफेस लिंकिंग, इफ आई सर्च, देखो यहाँ पे मैंने सपोज गूगल किया मेक माई ट्रिप, सॉरी ट्रिप टू गोवा, तो अब ट्रिप टू गोवा में मेक माई ट्रिप जो है ये मुझे गोवा का पैकेज बता रहा है डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ पे इसने मुझे कहां पे लैंड किया? एग्जैक्टली गोवा का पैकेजेस जो पेज पे है वहां पे। ये मुझे मेक माई ट्रिप के होम पेज पे नहीं लेके गया है। देखो आई एम नॉट एट दिस होम पेज, है ना। मैं ये मेक माई ट्रिप के होम पेज पे नहीं आ रहा हूं। मैं कहां पे जा रहा हूं? मैं मेक माई ट्रिप पे गोवा का जो एक पेज है वहां पे रिडायरेक्ट हो रहा हूं। सो इसको डीप लिंकिंग बोलते हैं। और ये सरफेस लिंकिंग हो गया। मतलब मैंने आपको मेक माई ट्रिप भी अगर सर्च किया तो मतलब मैंने गोवा ट्रिप भी अगर सर्च किया तो आप मुझे कहां पे भेज रहे हैं? मेक माई ट्रिप के होम पेज पे। देन यहाँ पे जाके मुझे वापस ढूंढना पड़ेगा ना कि गोवा का पैकेज सब कहां पे। लेकिन डीप लिंकिंग में क्या होगा? डायरेक्टली आप मुझे वो पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हो। जैसे इफ आई सर्च BSCIT कोर्सेस, BSCIT कॉलेजेस इन मुंबई, कॉलेजेस इन मुंबई। देखो जब अगर मैं BSCIT कॉलेजेस अगर सर्च कर रहा हूं यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स आएंगे, बहुत सारे वेबसाइट्स आएंगे जो आपको अलग अलग BSCIT कॉलेजेस कौन से है वो बता रहा है। एंड देन यू विल फाइंड सम ऑफ द अदर कॉलेजेस इज वेल, है ना। तो अभी अगर मैं बोल रहा हूं इफ आई राइट बेस्ट BSCIT कॉलेज, तो देखो आप अगर देखोगे तो जेवियर सबसे ऊपर आ रहा है। देन वी हैव कॉलेज दुनिया, शिक्षा है, मतलब ये सारे वेबसाइट्स है जो आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे अभी तक ऐसा सर्च नहीं किया है। सपोज इफ आई सर्च मिठीबाई कॉलेज, सो अब देखो यहाँ पे क्या होगा? मिठीबाई कॉलेज जो है, अब अभी अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूं मिठीबाई कॉलेज बीकॉम, सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये मुझे मिठीबाई का कॉमर्स सेक्शन जो है वहां पे लेके जा रहा है, मिठीबाई के होम पेज पे नहीं लेके जा रहा है। एज यू कैन सी कॉमर्स सेक्शन पे गया, है ना। ये उसका होम पेज है, ये इंडेक्स पेज है। देखो यहाँ पे आपको ऊपर इंडेक्स दिखेगा। सो हम लोग के पास दो टाइप होते हैं, एक सरफेस लिंकिंग, एक डीप लिंकिंग। सरफेस लिंकिंग का मतलब हो गया कि मैं आपको जो भी कुछ आप सर्च कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक वेबसाइट पे वो अवेलेबल है, लेकिन मैं वो वेबसाइट पे के होम पेज पे, इंडेक्स पेज पे आपको लेके जाके लैंड करा रहा हूँ। दैट इज सरफेस लिंकिंग। डीप लिंकिंग का मतलब मैं डायरेक्टली वो वेबसाइट के वो स्पेसिफिक पेज के वो कंटेंट पे आपको लेके जा रहा हूँ। दैट इज डीप लिंकिंग। So mainly deep linking is more important. It is more superior compared to surface linking. That's what it is required. यहाँ पे आपको सेम दिया हुआ है, टिकट मास्टर है, टिकट मास्टर वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे आप देख लो कि स्टार्टिंग में मेक माई ट्रिप जैसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि जैसे अभी मेक माई ट्रिप पे अगर मैं जा रहा हूँ, लाइक आई एम हियर ऑन मेक माई ट्रिप, तो अब देखो यहाँ पे मुझे अगर मुंबई टू गोवा जाना है या दिल्ली टू बैंगलोर जाना है, यहाँ पे दिल्ली टू बैंगलोर लिखा हुआ है। तो फ्लाइट कौन से? एयर इंडिया है, इंडिगो है, देन और इंडिगो के फ्लाइट्स है, देन स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, और उनके सबके आपको यहाँ पे प्राइसेस बता रहा है, बराबर है। एंड आई कैन बुक टिकट फ्रॉम हियर। सो अब देखो कि आई कैन नॉट फाइल केस ऑन मेक माई ट्रिप स्टेटिंग की मेक माई ट्रिप जो है वो हम लोगों का लोगो यूज करके कॉपीराइट या ट्रेडमार्क वायलेशन कर रहा है। इन शॉर्ट अगर आप मेक माई ट्रिप से भी अगर टिकट बुक करेंगे तो एट दी एंड ये जो पैसा है ये किसको जाएगा? एयर इंडिया को ही जाएगा या इंडिगो को ही जाएगा, जिसका भी मैं टिकट बुक करूंगा। तो सो यहाँ पे भी सेम है, टिकट मास्टर वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट है, तो यहाँ पे भी वो सेम पॉइंट है जो मैंने आपको अभी बताया। सो यू कैन जस्ट इजीली रीड आउट दिस केस स्टडी, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट जो है वो है फ्रेमिंग। सो फ्रेमिंग वाला जो पॉइंट है दैट इज ऑन पेज नंबर 21। यहां से हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है। आज के लिए यहां तक ही रखता है।